और चलिए इसके बाद अब सीधी तस्वीरें आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां पर यूपी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ धन्यवाद चर्चा कर रहे हैं। माननीय सदस्य डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर इसका जवाब देने के लिए अवसर दिया है। मैं धन्यवाद दूंगा नेता विरोधी दल और सभी माननीय दलीय नेताओं का और उन सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लेकर के अपनी बातों को मजबूती के साथ इस सदन के सामने रखा। मैं हमेशा इस बात को मानता रहा हूं कि आप हमारी बातों से सहमत होंगे नहीं होंगे, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और उन कार्यक्रमों के साथ ही हम संसदीय लोकतंत्र की गरिमा को और उसके गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, मुझे महाकवि दिनकर की कुछ बातें याद आ गई। आज जब सदन की कार्रवाई प्रारंभ होनी थी ठीक 11 बजे, तो दृश्य हम सबको देखने को मिला है। वह मैंने पहले भी कहा, कल प्रयागराज की घटना अत्यंत दुखद है और इस घटना का जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। वो तो आप जानते हैं कि कार्रवाई जब होती है तो यहां पे बहुत तरीके से कार्रवाई होती है, लेकिन ये माफिया, ये पेशेवर अपराधी आखिर किसके द्वारा पालित पोषित है और क्यों इतनी परेशानी हो रही है? माननीय हमारे नेता विरोधी दल को चोरों के जो है हित ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं। जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं या चाटुकार जन की सेवा लेते हैं, यह पाप उन्हीं का है। जो उत्तर प्रदेश की जनता को, 25 करोड़ जनता को पहचान का संकट खड़ा हुआ, इन्हीं पेशेवर माफिया और अपराधियों के कारण हुआ, जो सत्ता के द्वारा पोषित होते थे, जिन्हें महिमा मंडित करके ये लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। जिन पेशेवर माफिया और अपराधियों के सामने सत्ता नतमस्तक होती थी, और आज उत्तर प्रदेश भी इस बात को जान रहा है और देश और दुनिया भी जान रहा है, उन पेशेवर माफिया और अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई चली है वह एक नजीर भी बनी है। और फिर मैंने कहा है तो इसमें हम सूची भी जारी करेंगे। मैं आ रहा हूं, आज हम कर रहे हैं, आज उस पर पूरी चर्चा में भाग लूंगा और मैं तो इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा माननीय अध्यक्ष जी को कि उन्होंने मुझे आज के दिन दिया है। मुझे लगता है और कोई बिजनेस नहीं होगा तो इस बिजनेस को थोड़ा आज इसी पे चर्चा हो जाए, इसी पे आज चर्चा करा ही लिए जाए। महोदय, जब हम इस बात को कह रहे हैं, वास्तव में राज्यपाल महोदय ने जो यहां पर अपना अभिभाषण दिया था, दो कारण से, संवैधानिक प्रमुख होने के नाते और एक मातृशक्ति की प्रतीक होने के नाते इतना सम्मान तो होना ही चाहिए था। हम बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन सदन में राज्यपाल महोदय आ रही हैं सदन को संबोधित करने के लिए,
आपको तो मौका मिलना ही है। आप अपनी बात को, सहमति और असहमति के लिए सदन है, लेकिन हम विरोध करें, गो बैक के नारे लगाएं, अशिष्ट और असंसदीय आचरण करें, यह सदन की गरिमा को तार तार करता है। दूसरा, मातृशक्ति की प्रतीक एक महिला राज्यपाल के द्वारा सदन को संबोधित किया जा रहा हो, हमारे लिए तो गौरव की बात होनी चाहिए, हर्ष की बात होनी चाहिए। उस समय नारे लगा करके पूरे सदन की कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास हो। देश के अंदर किस प्रकार का संदेश हम देना चाहते हैं, किस प्रकार का संसदीय आचरण है, किस लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, फिर किन संसदीय परंपराओं की बात कर रहे हैं, वह दृश्य भी हम सब ने देखा। जो एक महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख का सम्मान नहीं कर सकते, मान्यवर उनसे ये उम्मीद करना कि वो प्रदेश की आधी आबादी का सम्मान करेंगे, ये तो उनके शासनकाल के समय हुआ ही था, जब स्टेट गेस्ट हाउस की घटना घटित हुई थी। आचरण तो उनका उस समय भी सामने आया था। लड़के हैं, गलती कर देते हैं, ऐसे भी बयान आए थे। ऐसे ही अन्य तमाम वक्तव्य उस समय आए थे। महोदय, वे लोग लोकतंत्र की बात करें, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ये किसके गुरु हैं? यानी यह सेनामेंट गुरु किसके हैं? यह बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। और महोदय, मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, ये लोग प्रदेश के अंदर सुरक्षा की बात करते हैं। हम शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए हो। कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। किस प्रकार का आचरण होना चाहिए? हमने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन जो वक्तव्य कभी बोले गए हैं उन वक्तव्यों पे चर्चा तो होनी ही चाहिए। क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? किस प्रकार की बात करते हैं जी? आप कुछ भी बोल रहे हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं बोलना चाहिए। जब चर्चा होगी तो सभी मुद्दों पे चर्चा होगी। फिर महोदय, अक्सर जब हम लोग अभिभाषण की चर्चा करते हैं तो कोई भी संवैधानिक प्रमुख सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करता है और अपनी भावी योजनाओं को भी, सरकार की भावी योजनाओं की भी चर्चा करता है। ये केवल उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा है, पूरे देश के अंदर हो रहा है, पूरे देश के अंदर होता है। इस संसदीय परंपराएं यही हैं। और यही नहीं होता है, संसद के संवैध सदन को जब महामहिम राष्ट्रपति जी संबोधित करती हैं तो वह भी सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ भावी योजनाओं का चित्रण भी करती है। अभिभाषण ही दिग्दर्शन होता है शासन की उपलब्धियों का और भावी योजनाओं का। लेकिन आपको सहमति और असहमति के लिए सदन में चर्चा होती है। आप अपनी उपलब्धियों को बताइए ना, कौन ऐसा दल है जिसको प्रदेश के अंदर सत्ता में रहने का अवसर न मिला हो? और कई कई बार जनता ने अवसर दिया। अगर आज अपने कारनामों से जनता आपको ठुकरा रही है तो इसके लिए अपने कारनामों को दोषी ठहराइए, उत्तर प्रदेश की जनता को मत दोषी ठहराइए। 8 करोड़ 51 लाख खाता धारक हैं, यानी 8 करोड़ 51 लाख ये खाता धारक वे हैं जिनके बैंक में कभी अकाउंट नहीं खुल पाए थे,
यह डबल इंजन सरकार आने के बाद ही उन बेचारों के अकाउंट खुल पाए और डीबीटी के माध्यम से पूरा 70% पैसा उनके पास पहुंचा। स्वामित्व योजना, गांव में जिसका घर जहां पर उसका मालिक वहीं पे उसका मालिकाना अधिकार दे देना। महोदय, ऐसे 50,37,000 से अधिक घरौनी उन गरीबों को अब तक प्रदेश में उपलब्ध कराया जा चुका है। 50 लाख से ज्यादा जिन गरीबों को उपलब्ध कराया गया, क्या ये किसी जाति के थे क्या? उत्तर प्रदेश का वासी था। हर जाति, हर मत, हर मजहब का, यही तो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका विकास। यही है। लेकिन इस पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय इसके बारे में लोग नकारी दें, कहे नहीं साहब यूपी में तो ऐसा कुछ नहीं है, यूपी को पूरी तरह नकार दिया जाए। यूपी को आज भी हम वही आज से 7 साल 10 साल पहले जो यूपी था, जहां का यूथ अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था, अगर वही दिखाने का प्रयास करें तो आखिर हम क्या चाहें? हम यूपी के हितैषी हैं क्या? उत्तर प्रदेश के हितैषी हैं क्या? और इसीलिए मुझे महोदय, एक बहुत बड़े विचारक हुए, उन्होंने बात कही थी, कुछ लोगों को भले ही बुरा लगेगा। उन्होंने कहा था कि शक्ति देना तो आसान है, लेकिन बुद्धि देना बहुत कठिन है। अगर इसको सरल भाषा में मैं कहूं कि विरासत में सत्ता तो मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। आपकी पूरी भावनाओं का सम्मान करूंगा। महोदय, वास्तव में नेता विरोधी दल थोड़ा गुस्सा कम कर लेना तो प्रदेश को तो एकजुट नहीं कर पाए, लेकिन परिवार को एकजुट कर पाए। और मुझे आ रहा हूं उस पे भी आ रही महोदय, टिकट परमानेंट बनवा लें, अभी बताएंगे। हाँ आ रहे हैं, आप चिंता मत करें, आराम से थोड़ा सुन लीजिए, बहुत धैर्य से सुनिए। महोदय, जब उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, अब देखिए एक विडंबना देखिए आप, उत्तर प्रदेश जिन चीजों से निकला है, जब हम उससे उभारने का प्रयास करते हैं, पूरी टीम यूपी जब उसके साथ जुड़ती है, एक साथ लग करके काम करती है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने ये किया, मैं तो कहता हूं हमारी टीम काम कर रही है, एक टीम वर्क है। ये टीम वर्क का एक लघु उदाहरण अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देखने को मिला। हमारे मंत्री समूह गए, दुनिया के 16 देशों में गए, 21 सिटी को कवर किया, हर वरिष्ठ मंत्री गया था। हमारी दूसरे मंत्रियों की एक टीम देश के 8 शहरों में भी गया, रोड शो किया, और हमारा हर सांसद विधायक अपने अपने जनपदों के रोड शो में जाकर के एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को उसने जन्म दिया। ये है टीम वर्क। तब उत्तर प्रदेश में निवेश का एक भारी भरकम प्रस्ताव आया। प्रशिक्षण यूपी का खराब किसने किया था? जिन लोगों ने बांटा था, जाति के नाम पे, मत और मजहब के नाम पे, तमाम वादों के आधार पर समाज को बांटा था। हम प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं, वो जाति की बात करते हैं।
हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास। शौचालय मिलेगा, सबको मिलेगा, हर गरीब हर जरूरतमंद को मिलेगा। गरीब की कोई जाति नहीं होती है, उसका कोई मत और मजहब नहीं होता है। उसको शौचालय मिलना चाहिए, उसको आवास मिलना चाहिए, उसको विद्युत का कनेक्शन मिलना चाहिए, उसको रोजगार मिलना चाहिए, उसके खेत तक पानी पहुंचना चाहिए, और उसको शासन में रोजगार में कोई भेदभाव नहीं मिलना चाहिए। जब हम इस बात करते हैं, हम शौचालय देने की बात करते हैं, वो जाति की बात करते हैं। हम मकान देने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। हम रोजगार की बात करते हैं, ये जाति की बात करते हैं। हम एक अन्नदाता किसान के खेत में पानी पहुंचाने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। हम किसान की उपज को दुगना दाम देने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से उत्तर प्रदेश का औद्योगिकीकरण हो, ये लोग जाति की बात करते हैं। परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए हम कार्य करना चाहते हैं, कर रहे हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश को जहां से निकाल करके आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है, ये लोग उससे फिर पीछे धकेलने का काम करते हैं। और महोदय, जाति के नाम पर फिर इन्होंने क्या किया है, मुझे दूर मत करिए। ये महोदय एक कटिंग है, यूपीएससी का माया जाल, 86 एसडीएम में से 56 एक जाति विशेष के। ये है राजभर जी, देखिए कमाल, एक कमाल देखा होगा ना आपने भी, यही कमाल है। अब देख लो क्यों जाति की बात कर रहे हैं। ये देखो, 86 एसडीएम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयन होते हैं, और 46 में से 56 एक जाति विशेष के होते हैं। यही है इनका सामाजिक न्याय। ये लोग न्याय की बात करते हैं। महोदय, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है आपसे कि इसकी सूची जरूर ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस आ जाए, सभी माननीय सदस्य की जानकारी में आ जाए। फ्लोर के सदन के फ्लोर पे ही हम इसको टेबल करेंगे। हो गया टेबल, अध्यक्ष महोदय, वो टेबल हो गया ना, आपने जो कहा था। पेपर नहीं चाहिए मुझे, हाँ। मैं सूची चाहता हूँ ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस आ जाए, वो तो जिससे पूरे मुख्यमंत्री ने कहा वो सदन टेबल की कर दें। जानकारी में आ जाए। महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये सच्चाई है। सेलेक्ट और उनकी सूची उस मुख्यमंत्री समय जारी के करें। बोला है तो उनका उस समय के युवाओं के साथ क्या भेदभाव होता था। कौन सा ऐसा आयोग था, दिन सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग, पुलिस की भर्ती, और कौन कौन सी भर्ती होती थी, उस समय क्या होता था, किसी से छुपावा नहीं है। हाँ, उसी में लेखपाल सेवा चयन आयोग में ये सब होता था जी, उस समय हो जाता था। और सचमुच महोदय, उस समय की जो स्थिति थी, उस समय तब फिर मुझे बहुत, यानी उत्तर प्रदेश की जनता के पुरुषार्थ पर मुझे वास्तव में गौरव की अनुभूति होती है, जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर 2014, 2017, 2019, 2022 में बार बार जनादेश देकर के बात। आप पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं। पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या होता है? लिए कह रहे हो, दूसरे के लिए गुस्से कह रहे हो, अपना तो चेहरा देखिए थोड़ा। मैं तो बात उसके साथ बता रहा हूं आपको, आप जो कर रहे थे उसका एहसास करा रहा हूं मैं उसका एहसास करा रहा हूं कि बार बार देखिए, संसदीय लोकतंत्र में पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का सबसे बड़ा माध्यम है जनता का जनादेश। और दूसरा, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का सबसे बड़ा माध्यम है दूसरा, देश और दुनिया का विश्वास। ये जो लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, ये 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव, ये पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है। जनादेश के अलावा ये सबसे बड़ा इसका उदाहरण हो सकता है। और आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं
आप निवेशकों को के उत्तर प्रदेश पर विश्वास पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। आप अपने समय में कुछ नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश के अंदर उस समय जो इन्वेस्टर समिट के नाम पे कोई भी उद्यमी यूपी में नहीं आना चाहता था, तो कहां करते थे उसमें इन्वेस्टर समिट? दिल्ली में और मुंबई में। तो पूछा जाता है वहां क्यों कर रहे हैं? कहा साहब यूपी में कौन आएगा? तो जो व्यक्ति, मुझे एक बात बताओ, जो उद्यमी यूपी के अंदर नहीं आना चाहता है, आपके